नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो रहने वाला है ये है यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो 8 दिसंबर को उत्तराखंड स्टेनो का एग्ज़ाम करवाया गया था, इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, इसके संबंध में हम बात करेंगे। बिल्कुल सटीक आंकड़ों के साथ बात करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि 8 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हुआ और 4 ज़िलों में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। लगभग 37 सेंटर में ये एग्ज़ाम बच्चों द्वारा दिया गया है और इसमें है आपकी 257 पोस्ट हैं और 257 पोस्ट तो विज्ञप्ति में दिया गया था, प्लस 30 से अधिक पोस्टों को बढ़ाने की बात की गई है। तो लमसम हम बात करते हैं तो 300 के अराउंड ये पोस्ट होने वाली है और उसी संबंध में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले कट ऑफ की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि पेपर कैसा था। पेपर तो सभी ने दिया होगा, तो कुछ लोगों का जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसके संबंध में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये जो सेट है मेरे पास, ये सी सेट है, बाकी अलग अलग सेट में अलग अलग नंबर पे होगा। एक जो 31वें नंबर पे है जो क्वेश्चन 31, ये वाला 31वें नंबर पे जो ये क्वेश्चन है, ये देवलधार वाला, इसका आंसर आपका चमोली है। तो एक तो ये आपका ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन जाएगा। उसके अलावा हम बाकी क्वेश्चनों की बात करेंगे और पहले मेरिट की बात करते हैं और उसके बाद हम पेपर को देखते हैं कि किस प्रकार से इतने कम जो मेरिट या जो भी मेरिट मैं बताऊंगा, इतने कम मेरिट की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए मेरिट की, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी लगभग काफ़ी लोगों से बात हुई है तो बहुत कम कैंडिडेट हैं जो 50 प्लस वाले हैं। 50 प्लस वाले कैंडिडेट की संख्या है बहुत कम, क्योंकि मेरिट का आकलन जब कैंडिडेट करते हैं तो कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट के बिहाफ पे करते हैं। इसमें तो आपकी 300 पोस्ट हैं और लगभग इसका 4 गुना बुलाया जाना है, तो लगभग 1200 बच्चों को बुलाया जाना है। तो 1200 बच्चों को शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और 1200 बच्चों को जब शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो 1200 बच्चों के क्या, अभी तक के जितने मुझे आंकड़े देखने को मिले हैं, बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 50 प्लस हैं। तो अगर जो लोग मेरिट को ज़्यादा बता रहे हैं, तो अगर उसके अनुसार भी चला जाए तो जो जनरल की मेरिट रहेगी ये तो 50 से ऊपर नहीं रहेगी। अब क्या होता है कि जो ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें दूसरा राउंड होता है, तो उसमें जनरल और ओबीसी की मेरिट लगभग बराबर जाती है। जनरल और ओबीसी की मेरिट जाती है बराबर। इसके बाद जो एसटी और एससी की इसमें मेरिट जाएगी, वो जाएगी आपकी 45। पहले तो 45 से नीचे जाएगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग टू 45 से नीचे जाने वाली है, लेकिन फिर भी मैं 45 को लेके चलता हूँ। 45 से नीचे इसकी मेरिट जाएगी और वुमेंस की भी लगभग उतनी ही जाने वाली है। 45 से नीचे सबकी मेरिट रहने वाली है, सिवाय जनरल और ओबीसी को छोड़ करके। तो जनरल और ओबीसी में ये मेरिट जाएगी 50 प्लस, 50 के अराउंड। अब हम बात करते हैं पेपर की, कि भाई मैं इतना कम आखिर बोल रहा हूँ तो किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ मेरिट को कम। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं जिनका एग्जैक्टली आंसर आप नहीं कह सकते हैं कि ये होना चाहिए था। जिसकी तैयारी अच्छी रही होगी वो भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकता। जैसे ये जो सी सेट है, इसमें एक 9वां क्वेश्चन है। इसमें 9वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों व स्थानों को विजिट करके अपने साम्राज्य में मिला दिया। तो इसने जो आंसर दिया है, उपयुक्त सभी आंसर इसमें दिया है। हालांकि ऐसा बहुत कम किताबों में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बुक में अगर आप देखोगे तो जैसे ये खगमरा कोट है, तो खगमरा कोट के लिए जो मेन प्रयास किया था वो भीष्मचंद ने किया था और भीष्मचंद भी खगमरा कोट को नहीं विजिट कर पाया था। उसके बाद कल्याण चंद ने राजधानी बनाई थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए आंसर में वैसे नहीं आ सकता था, तो जब ए आंसर में नहीं आएगा तो इसका ए और बी दोनों नहीं हो सकते थे,
सी इसका आंसर हो सकता था। हालांकि आयोग ने जो आंसर दिया है वो उन्होंने अपने किसी भी जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बिहाफ पे दिया होगा, लेकिन मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं और जिसकी बहुत अच्छी डीपली भी अगर पढ़ा होगा, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में मतलब एक बार सोचा होगा कि सभी ने सोचा होगा कि यार इसमें उपयुक्त तो सभी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कीर्ति चंद ने गढ़वाल पे भी आक्रमण किया था। तो अगर हम देखेंगे कि जब गढ़वाल पे आक्रमण हो रहा है तो इसका मतलब ये अपना जो पश्चिमी क्षेत्र जीत रहा है, बिल्कुल जीत रहा है, उसके बिहाफ पे तो आंसर उपयुक्त तो सभी हो सकता है। लेकिन जैसे भीष्मचंद ने खगमरा कोट को खगमरा कोट को जीत के उसके बाद उसको राजधानी बनाना चाहता था और तब बालो कल्याण चंद ने राजधानी बनाई, तो उसके बिहाफ पे लगता है कि यार इसमें ए खगमरा कोट और ये वाला नहीं हो सकता, तो इसमें ए वाला आंसर ना हो के बी और सी हो सकता था। तो इस तरीके से इसमें हम लोग आंसर को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो मतलब बहुत डीप जिसने पढ़ा होगा। तो उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जैसे 5वें उत्तराखंड वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित ये आंसर भी सभी के लिए इजी नहीं था, है ना। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, हर किसी को इसका आंसर करने में एक बार सोचना पड़ गया। इसके बाद हम बात करें और प्रश्नों की, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो चरेऊ और दसोऊ तो काफ़ी लोगों को पता था, लेकिन इसका भी एग्जैक्टली आंसर करने से पहले मतलब मन में एक डाउट था कि ये आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन इजी लग रहे थे लेकिन आंसर उसके टफ थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी सभी के लिए इतना ईजी नहीं था। इसके बाद हम बात करें और क्वेश्चंस की, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ढोल दमाऊं के समय, चलते समय, यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा। तो अब हिटवा बाजा इसका आंसर दिया है, कई जगह चलवा और इस तरीके की भी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मतलब ऐसा नहीं था कि आता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को भी आता था या जिन लोगों ने बाय मिस्टेकली गलत किया है, तो एक माइंड में ज़्यादातर क्या थे कि किसी भी ऑप्शन को सडन चूज करना इतना इजी नहीं हो रहा था कि ए है या बी है, यानी कि 50-50 वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे इसमें देखने को मिले। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे इसके अलावा और भी हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला तो डाउट में चला जाएगा, इसका आंसर चमोली है। इसके बाद हम अभी और बात करें, जैसे ये है कि उत्तराखंड को भारत का बाइबोटाइम रेशम का कटोरा कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पे दिया है कि यहाँ रेशम की फसल प्रतिवर्ष होती है, जबकि इसमें आंसर है, इसमें मतलब जो आयोग ने तो सी आंसर दिया है, लेकिन हाई क्वालिटी का रेशम और ये इतना इजी नहीं था इसका आंसर भी, कहने का मतलब ये है। इसके बाद हम बात करें और भी, ये वाला क्वेश्चन तो इसमें तो खैर सभी आंसर सही थे, एक ही गलत था, बाकी सब सही थे। इसके आयोग ने बी, सी और सभी आंसर दिए भी हैं। इसके अलावा हम लोग और भी बात करने वाले हैं और क्वेश्चनों के बारे में। और क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक ये जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आयोग ने डी आंसर दिया है, लेकिन जब इसका रीजनिंग बनाएंगे तो इसमें से इन दोनों में से एक आंसर बी या ए में से, अब मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा आंसर आ रहा था, तो बी और ए में से भी एक कोई आंसर इसमें आ रहा था, इसके भी मतलब दो आंसर आ रहे थे। इसके अलावा और भी बात करें और हम बात करते हैं इसमें, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो लगभग दोनों आयोगों का लगभग बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने पिछले कई टाइम से उत्तराखंड के पेपरों में ये वाला क्वेश्चन देखा है, या तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच का पूछता है, या ट्रांस हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का पूछता है। यानी कि इसमें पूछता ही है कि हिमालय की तीनों रेंजों में से बीच की जो रेखा गुजरती है उससे एक क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड के पेपरों में, काफ़ी लंबे समय से मैंने ये देखा है। उसके बाद हम लोग बात करें तो जैसे ये वाला आंसर था कि किस आंदोलन में गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह दिया है इसमें, रॉलेट एक्ट, और आंसर भी ये अपने आप में सही है, लेकिन राष्ट्रीय नेता की बात करेंगे तो जब
खेड़ा जब चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन तीनों सक्सेसफुल हो गए थे तो गांधी जी तभी एक राष्ट्रीय नेता बन गए थे। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते कि इसका आंसर ये होना चाहिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं, और भी प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जिसमें मतलब आप सीधे सीधे आंसर नहीं कर सकते इतना इजीली तरीके से। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन था, 74 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कथनों की बात करें तो चंबल और उसके सहायक नदियों की बात करें तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। इतनी इजीली कोई इसको बिल्कुल नहीं सही कर सकता है। इसके अलावा और क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन था जिसमें सभी साहित्यकारों की जन्मतिथि को कालक्रम व्यवस्थित करना था, तो ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं था। एक ये था कि जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है, तो पावड़ा इसका आंसर दिया गया है, कहीं पौना बोलते हैं, कहीं पौना बोलते हैं। तो ये मतलब एक वो वाले क्वेश्चन नहीं थे जिसमें आप सीधे मतलब आपको आता है तो यस और नहीं आता है तो नो। हर क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है और अगर आ भी रहा है तो एक बार थोड़ा सा डाउट था दिमाग में कि ये हो सकता है। अब जैसे ये 98 वाला क्वेश्चन है, गले का हार होना और मुंड फोकली अफू देखिल वाला। तो इसका आंसर जो आयोग ने दिया है हिंदी, पहला वाला तो हिंदी भाषा का है और दूसरा कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, ठीक है ना। तो ये दिया है, हालांकि इसका आंसर भी यही है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आपको आंसर करने से पहले एक बार सोचना पड़ रहा था कि ये वाला आंसर सही है या ये वाला सही है, यानी कि डाउटफुल, यानी कि जो पेपर का स्टैंडर्ड था काफ़ी ऊपर था। पेपर का स्टैंडर्ड इतना इजीली नहीं कहा जा सकता है। फिर इसमें कुछ गानों का जिक्र भी है जिसको हर कोई नहीं कर पाया होगा। तो काफ़ी प्रश्न ऐसे थे जिनका आप डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते थे, और यही रीज़न है कि जब हमने ये पेपर दिया कैंडिडेट्स ने तो उस समय ये बड़ा इजी लग रहा था। उस समय लग रहा था कि पेपर में इजीली 60+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब इसकी आंसर की आई और आयोग ने जो आंसर निर्धारित किए तो उसके बाद कुछ कैंडिडेट हैं जिनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं और मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं जिनके 50 तक ही मार्क्स आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि जो मेरिट इसकी जाने वाली होगी तो जनरल में मेरिट 50 पे रुक जाएगी, और अगर मेरिट 50 गई तो इसमें वेटिंग का चांस पक्का है। यानी कि कुल मिला के अगर जॉब वाली जो बात है, जितने भी लोगों का क्वालिफाई हो रहा है, यानी कि 45+ मार्क्स जिन लोगों के हैं उन लोगों को शॉर्ट हैंड की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी जिसका नंबर नहीं आया तो ये कंफर्म आप मान के चलिए कि इसमें वेटिंग आपकी आएगी। क्योंकि इससे पहले देख लो आप उत्तराखंड में शॉर्ट हैंड के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, इससे पहले वाला एक एग्ज़ाम हुआ था 158 वाला। इस 158 वाले में पहली लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग हो गई और दूसरे लिस्ट वालों के लिए वेटिंग लिस्ट अब जाके आई है। इसमें भी लगभग 268 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट आई है, और सुनने में आया है कि ये दोबारा कोर्ट में चला गया है मैटर। पता नहीं क्या मामला है इसमें, इसके संबंध में भी हम लोग बात करेंगे एक अलग वीडियो में अगर नेसेसरी हुआ तो 268 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट आई है इसमें। तो ये था 158 पोस्ट। अब ये सीधे इसका डबल मान के आप चलिएगा कि 300 पोस्टें हैं, तो तब जाके आप लगा सकते हैं कि इसमें कितनी आपकी अगर मेरिट लिस्ट नीचे आएगी तो कितनी नीचे आ सकती है। क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है, और जिनको आती भी है फिर क्वालिफाई करना अपने आप में इतना इजी नहीं होता है। तो बहुत कम लोग होंगे जिनका क्वालिफाई हो पाएगा। तो अगर पहली लिस्ट में भरेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 कैंडिडेट भरे जाएंगे। 150 कैंडिडेट्स की लिस्ट तो दोबारा आनी ही आनी है जिन लोगों के मार्क्स कम हैं, बशर्ते वो क्वालिफाई होने चाहिए। क्योंकि क्वालिफाई 45 से नीचे मेरिट नहीं जाएगी जनरल और ओबीसी में। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जितने भी लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल शॉर्ट हैंड की तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आयोग कभी भी शॉर्ट हैंड के लिए बुला सकता है, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम पीरियड देता है आयोग एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर के 15-20 दिन के टाइम के बीच में कभी भी एग्ज़ाम करा देता है। तो इसलिए आप लोग
तैयार रहें, हो सकता है इसका भी जल्द से जल्द शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम हो जाए। तो बने रहें दोस्तों चैनल के साथ शॉर्ट हैंड और उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स की अपडेट के लिए। और अगर किसी भी बिंदु पे डाउट है या वीडियो आप लोग उस पर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं कि इस वाले मैटर में क्या चल रहा है, तो उसी संबंध में वीडियो बनाऊंगा। बने रहें चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।